आज की मूवी हमारी एक आदमी के बारे में है जो कि पहले पतला दुबला होता है और वो फौज में जाना चाहता था। तो उसे एक एक्सपेरिमेंट में लिया जाता है जिससे वो सुपर सोल्जर बन जाता है। फिर वो अपने और सोल्जर्स के साथ मिलकर हाइड्रा नाम के ग्रुप को रोकता है जिनका मकसद दुनिया पर राज करना होता है। इसी तरह ही वो फर्स्ट एवेंजर बनता है। तो हाय एवरीवन, आज हम कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को बर्फीले इलाके में देखते हैं जिन्हें वहाँ कुछ मिला होता है और वे वहाँ जाकर देखते हैं तो वो एक शिप होती है जिसके अंदर वे कुछ लोगों को देखने के लिए भेजते हैं। और फिर वे शिप के कंट्रोल के पास जाते हैं तो वहाँ एक आदमी को बर्फ में जमी हुई शील्ड दिखती है जिसे देखकर दूसरा आदमी कर्नल से बात कराने की कहता है। इसके बाद हम 1942 में नॉर्वे में देखते हैं और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि पादरी के पास आकर कहता है वे लोग ये रहस्यमयी चीज को लेने के लिए आ रहे हैं। तो पादरी उससे कहता है उन्हें आने दो, वे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। तभी वे वहाँ बड़ी सी मशीन को लाकर दीवार को तोड़ देते हैं और फिर वहाँ उनका हेड आता है जिसका नाम सिमिट और रेड स्कल होता है जो कि हाइड्रा को चलाता है और पादरी से कहता है जिसे और लोग अंधविश्वास समझते हैं उसे हम जानते हैं कि वो साइंस है। इसके बाद रेड स्कल वहाँ एक कवर को खोलकर एक क्यूब को निकालता है और कहता है ये टेजरेक्ट है, ओडिन का बेशकीमती खजाना। पर रेड स्कल उसे तोड़ देता है क्योंकि वो नकली होता है और पादरी से उसके बारे में पूछता है कि वो कहाँ रखा है, नहीं तो वो पूरे गांव को खत्म कर देगा। जिसके बाद रेड स्कल वहाँ बने बर्ड ट्री को देखता है और उसके एक निशान को दबाता है तो उसमें से एक बॉक्स निकलता है जिसमें कि टेजरेक्ट होता है। पर रेड स्कल उस गांव पर हमला करवा देता है और उस पादरी को भी मार देता है। फिर हम न्यूयॉर्क शहर में देखते हैं जहां लोगों को फौज में ले रहे होते हैं जिसमें एक पतला सा लड़का होता है, उसका नाम स्टीव रोजर्स होता है और अगली बारी उसकी होती है नाम लिखवाने की और वो आदमी उसे देखता है और उसे फौरन देकर फौज में लेने से मना कर देता है। इसके बाद स्टीव सिनेमा में जाकर सिपाहियों की पिक्चरों को देख रहा होता है जहाँ कुछ लोग आवाज कर रहे होते हैं जिन्हें की स्टीव शांत रहने को कहता है। तो वो लड़का स्टीव को बाहर जाकर मारता है पर स्टीव हर बार मार खाने के बाद उठ खड़ा होता है और उससे कहता है ये मैं पूरे दिन कर सकता हूँ। तो वो लड़का उसे फिर से मारता है तो वहाँ स्टीव का दोस्त वकी आ जाता है जो कि उसे वहाँ से भगा देता है और अब स्टीव को बताता है कि वो अब सार्जेंट बन गया है। फिर जेम्स वकी वांस उसे कहता है मेरे पास यहाँ रुकने के लिए सिर्फ एक दिन है। फिर वकी स्टीव को अपने साथ एक जगह ले आता है जहाँ उनके साथ दो लड़कियां भी होती है और वे हार्वर्ड स्टार्क की बनाई हुई चीज को देखने के लिए जाते हैं जहाँ हार्वर्ड स्टार्क उन्हें अपनी बनाई हुई फ्यूचर कार को दिखाता है जो कि बिना टायर्स के चलने के लिए होती है पर उस कार में कुछ खराबी आ जाती है। वहीं स्टीव पीछे पोस्टर को देखता है जिसमें लिखा होता है हमें तुम्हारी जरूरत है। जहाँ स्टीव जाता है और खुद को दूसरों की तरह यूनिफॉर्म में देखता है तो वहाँ वकी आ जाता है और कहता है तुम सच में टेस्ट दोगे, तुम ऐसे बार बार अलग अलग जगह नाम डालोगे तो पकड़े जाओगे। तो स्टीव उससे कहता है मैं ये कर सकता हूँ। जहाँ उनकी बातों को एक आदमी सुन रहा होता है। फिर स्टीव उससे कहता है लोग वहाँ अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, कम से कम मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं ये करूँ। तो वकी उससे कहता है तुम्हें कुछ साबित नहीं करना और उसकी डेट होती है तो वो स्टीव को अपना ध्यान रखने को बोलकर वहाँ से चला आता है। तो स्टीव भी अपनी भर्ती कराने के लिए एक जगह चला आता है जहाँ वे डॉक्टर्स कुछ काम है बोलकर चले आते हैं। फिर स्टीव के पास वही आदमी आता है और उससे पूछता है क्या तुम नाजियों को मारना चाहते हो। इसके बाद वो स्टीव को अपना नाम डॉक्टर अर्स्काइन बताता है और स्टीव की फाइल देखकर कहता है मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तुम्हारी 5 कोशिशों में दिलचस्पी है। इसके बाद डॉक्टर अर्स्काइन उससे वही सवाल पूछता है तो स्टीव उससे कहता है मैं किसी को मारना नहीं चाहता, मुझे दादागिरी पसंद नहीं। तो डॉक्टर अर्स्काइन उसे फिर से मौका देता है और उसे फौज में ले लेता है और इस बार स्टीव उसे अपना रियल शहर ब्रुकलिन बताता है। इसके अगले सीन में हम सिमिट यानी रेड स्कल को देखते हैं। उसके पास एक साइंटिस्ट होता है जिसका नाम जोला होता है। फिर रेड स्कल टेजरेक्ट को जोला की बनाई हुई मशीन में डालता है जिसे वो स्टार्ट करता है और टेजरेक्ट में कुछ होने लगता है। इससे वे टेजरेक्ट की कुछ एनर्जी को कैद कर लेते हैं और जोला उसे देखकर कहता है हमने जितनी एनर्जी इकट्ठी करी है इससे 10 जंगली जहाज चल सकते हैं। और रेड स्कल कहता है ये पूरी दुनिया का रुख ही बदल देगा। फिर हम स्टीव को देखते हैं जो कि फौज की ट्रेनिंग में शामिल हो जाता है। वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम एजेंट पैगी कार्टर होता है। फिर वहाँ कर्नल भी आ जाता है। फिर वे उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं और बताते हैं हम तुम में से एक सिपाही को चुनेंगे जिसे कि सुपर सीरम दी जाएगी। पर स्टीव के कमजोर होने की वजह से वो हमेशा पीछे रहता है। फिर उनका कोच बताता है जो इस झंडी को लाएगा वो कार्टर के साथ वापस जाएगा। इसके लिए वे सभी लोग ट्राई करते हैं लेकिन वे उसे नहीं ला पाते और कोच कहता है इसे पिछले 17 सालों से कोई नहीं ला पाया तो वे सभी भी हार मानकर आ जाते हैं। फिर स्टीव उसके पास जाकर उस पाइप को ही नीचे गिरा देता है और उन्हें झंडी देकर जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाता है। फिर वे सभी पुशअप्स लगा रहे होते हैं। वही कर्नल डॉक्टर अस्काइन से पूछता है कहीं तुम रोजर्स को चुनने की तो नहीं सोच रहे। जिस पर डॉक्टर अस्काइन कहते हैं वही तो लायक है और कर्नल से कहते हैं मुझे ऐसी खूबियों की तलाश है जो सिर्फ जिस्मानी ना हो। तो कर्नल कहता है फौज हमारी सारी उम्मीदों पर खरा उतरा है और रोजर्स इनकी ओर ग्रेनेड फेंककर उन्हें बताता है जिससे सभी लोग खुद को बचाने के लिए साइड में चले जाते हैं लेकिन रोजर्स उस ग्रेनेड के ऊपर चला
चला जाता है, जिससे कि पैगी भी देखती है और रॉजर्स को पता चलता है कि ये एक टेस्ट था। फिर रात को स्टीव के पास डॉक्टर स्काइन आते हैं, तो स्टीव उनसे पूछता है आपने मुझे ही क्यों चुना। तो डॉक्टर स्काइन उसे बताते हैं वे जर्मनी से हैं और कहते हैं मेरे लोगों ने युद्ध के बाद बहुत मुश्किलें झेली, फिर हिटलर आया और उसने मेरे बारे में सुना और मेरे काम के बारे में सुना और मुझे हुक्म दिया कि तुम हमें मजबूत बनाओगे। पर स्काइन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो उसने हाइड्रा नाम के रिसर्च विभाग के मुखिया को भेजा, जो कि सिमिट यानी रेड स्कल था। वो एक साइंटिस्ट था और तंत्र मंत्र को मानता था। उसे पूरा यकीन हो गया था कि धरती के अंदर देवताओं की छिपी ताकत है, जिसे ऐसे इंसान का इंतजार है जो ताकतवर हो। इसलिए वो मुझसे हमेशा फॉर्मूले के बारे में पूछता रहता था। तो स्टीव उससे पूछता है क्या वो कामयाब हुआ। तो स्काइन कहता है हाँ, लेकिन सीरम तैयार नहीं हुआ था, इसलिए उसके और भी असर हुए। सीरम अंदर की शक्ति को बढ़ा देता है, जिससे अच्छा और अच्छा बन जाता है, लेकिन बुरा और बुरा बन जाता है। फिर स्काइन स्टीव से कहते हैं कल चाहे जो भी हो, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, तुम जो हो वही रहोगे, एक अच्छे इंसान। फिर हम रेड स्कल को देखते हैं, जिसके पास जोला आता है, तो वो उसे स्कैन की तस्वीरें दिखाता है और कहता है उसका सीरम ही दुनिया को बचा सकता है। अगर हम उसे छीन लेते हैं तो हमारी जीत पक्की है। फिर हम स्टीव को देखते हैं, जो कि पैगी के साथ एक्सपेरिमेंट की जगह पर जा रहा होता है और पैगी से पूछता है आप जैसी लड़की आर्मी ज्वाइन करना क्यों चाहेगी। तो पैगी उससे कहते हैं तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि लड़कियों से कैसे पेश आते हैं। जिस पर स्टीव कहता है इससे लंबी बात तो मैंने कभी नहीं की। और पैगी डांस के बारे में पूछती है, तो स्टीव बताता है कोई लड़की ऐसे लड़के के साथ डांस क्यों करना चाहेगी जिसके पैर फिसलते हो, पर अब ये इतना जरूरी नहीं लगता। और पैगी के पूछने पर बताता है एक सही पार्टनर का इंतजार है। फिर वे उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से पैगी उसे अंदर ले जाती है। इसके बाद पैगी स्टीव को स्काइन के पास ले जाती है, जहाँ वे सब कुछ तैयार कर रखे होते हैं और कर्नल सेनेटर से बात कर रहा होता है। फिर स्टीव उस मशीन पर लेट जाता है। वहीं उनके पास आगवर्ड स्टार्क होता है, जिसने ये मशीन बनाई होती है। फिर स्काइन सभी को अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने लग जाता है और फिर वे स्टीव के पास सीरमों को ले आते हैं। इसके बाद स्काइन के कहने पर आगवर्ड स्टार्क सीरम दे देता है और फिर स्टीव उस मशीन के अंदर चला जाता है, जिसमें कि आगवर्ड स्टार्क बीटा रेस देना शुरू कर देता है और वो 70% तक पहुंचती है। तो स्टीव चिल्लाने लगता है। इससे पैगी कार्टर को फिक्र होती है और वो उसे बंद करने को कहती है और स्काइन भी स्टीव की हालत देखकर आगवर्ड स्टार्क से मशीन बंद करवाने लगता है। तभी स्टीव उन्हें रोककर कहता है वो ये कर लेगा। फिर आगवर्ड स्टार्क उसे बीटा रेस 100% तक दे देता है और फिर उनका एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाता है, जिसमें से स्टीव निकलता है, जिसकी बॉडी अब सही हो गई होती है। फिर वे सभी उसके पास आते हैं और कार्टर उससे पूछती है, तो वो बताता है कि उसे बड़ा महसूस हो रहा है। वहीं हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अजीब ही बर्ताव कर रहा होता है, जिसे कि स्काइन देखता है। तभी वो आदमी धमाका कर देता है और एक सीरम का इंजेक्शन लेकर वहाँ से भाग जाता है, पर उसने जाते हुए स्काइन को गोली मार दी होती है, जिससे संभालने के लिए स्टीव जाता है। तो स्काइन उसे इशारों में समझाता है कि हमेशा एक अच्छे इंसान बनकर रहना। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो कि गाड़ी में बैठकर अपने साथी के साथ भाग रहा होता है, पर पैगी कार्टर उसके ड्राइवर को मार देती है। पर वो आदमी टैक्सी ले लेता है और पैगी की ओर आ रहा होता है, जहाँ स्टीव आकर पैगी को बचा लेता है और फिर उस आदमी का पीछा करने लग जाता है और वो अब काफी तेज और ताकतवर हो गया होता है, जिससे वो उस टैक्सी के ऊपर चला जाता है। तो वो आदमी स्टीव को टैक्सी से गिराने की कोशिश करता है, जिससे उसकी टैक्सी टकरा जाती है। जिसके बाद वो वहाँ से स्टीव से बचने के लिए एक बच्चे को ले लेता है, जिससे वो वहाँ से भागने लगता है और उसका पीछा करता हुआ स्टीव भी आ रहा होता है। फिर स्टीव उस बच्चे को बचाने के लिए उस आदमी के सामने जाता है, तो उसकी गन में गोली नहीं होती, तो वो उस बच्चे को फेंक कर वहाँ से भागने लगता है। वहाँ वो बच्चा स्टीव को बताता है कि उसे तैरना आता है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो कि पनडुब्बी से भाग रहा होता है, जिसका पीछा करता हुआ स्टीव जाता है और उसे पकड़कर बाहर ले आता है, जहाँ स्टीव उससे मारकर पूछने लगता है, तो वो सीरम भी टूट जाती है और वो आदमी हाइड्रा की जय बोलकर खुद को मार लेता है। फिर हम रेड स्कल को देखते हैं, जिसके पास हिटलर की तरफ से कुछ लोग आए होते हैं, जो कि उससे कहते हैं तुमने हमें कोई भी हथियार नहीं दिए हैं, अब तुम मनमानी कर रहे हो। तो रेड स्कल उन्हें अपने हथियारों को दिखाने के लिए ले जाता है और उन्हें वो हथियार दिखाते हुए कहता है मैंने देवताओं की ताकत पर काबू पा लिया है। तभी उन आदमियों में से एक आदमी देखता है कि उनमें तो उनका एक शहर भी है और वो रेड स्कल से कहता है तुम्हें इसके लिए सजा मिलेगी। पर रेड स्कल उन तीनों को अपनी बनाई हुई गन से मार देता है और जोला से कहता है हाइड्रा इनके नीचे रहकर आगे नहीं बढ़ सकता, तो जोला भी उसके साथ हो जाता है। फिर हम कर्नल को देखते हैं जो कि स्टार्क के पास आता है, जहाँ आगवर्ड स्टार्क बताता है कि वो भी इस पनडुब्बी के बारे में नहीं जानता। फिर कर्नल अपने साथी को हाइड्रा के बारे में बताता है, जहाँ पैगी और स्टीव भी आ जाते हैं। तो कर्नल उनसे कहता है हम आज ही हाइड्रा पर हमला करने के लिए लंदन जा रहे हैं, जिसमें कर्नल पैगी और आगवर्ड को तो ले जाता है, लेकिन स्टीव चलने की कहता है, तो वो उससे मना कर देता है और कहता है मैंने फौज मांगी थी लेकिन तुम काफी नहीं हो। तो स्टीव के पास कर्नल का साथी आता है और उसे बताता है कि तुम्हें लोग जानने लगे हैं। इसे देखकर कई लोग फौज में शामिल हुए हैं और वो उससे कहता है क्या तुम अपने मुल्क की सेवा करना चाहते हो। तो स्टीव उसके लिए मान जाता है। फिर स्टीव कैप्टन अमेरिका बनकर शो में काम करने लग जाता है। इससे सभी लोग स्टीव को कैप्टन अमेरिका नाम से
जानने लग जाते हैं। फिर स्टीव सैनिकों के सामने उनमें जोश भरने के लिए चला जाता है, पर उन्हें स्टीव की बातें नहीं सुननी होती, उन्हें तो बस डांस देखना होता है। इसके बाद स्टीव एक जगह बैठा होता है जहाँ उसके पास पैगी आती है, जहाँ पैगी के पूछने पर स्टीव बताता है कम से कम मुझे इन्होंने काम तो दिया, कर्नल तो मुझे किसी लैब में भगा रहे थे। तो पैगी कहती है क्या यही दो रास्ते है तुम्हारे पास, और कहती है तुम इससे भी बेहतर कुछ करने के लिए बने हो। तभी वे देखते हैं कि वहाँ एक गाड़ी आती है सिपाहियों का इलाज कराने के लिए। फिर पैगी बताती है स्मिथ ने एक फौज भेजी थी जिसमें 200 से ज्यादा लोग गए लेकिन लौटे 50। जो तुम्हारा शो देख रहे थे वे उसी में से 107वें में से बचे थे। जिसे सुनकर स्टीव हैरान हो जाता है और पैगी के साथ कर्नल के पास जाता है, क्योंकि 107वें में स्टीव का दोस्त बकी भी था जिसके बारे में वो कर्नल से पूछता है। तो कर्नल कहता है हाँ शायद उन्हें हाइड्रा ने पकड़ लिया होगा और बंदी बना लिया होगा। फिर स्टीव उन लोगों को बचाने जाने के लिए कहता है, जिस पर कर्नल बताता है वो हाइड्रा के इलाके में है, हम जितने बचा नहीं पाएंगे उससे ज्यादा गवा देंगे। तो स्टीव वहाँ मैप देखता है और बकी को बचाने के लिए जाने लगता है, जिसके साथ पैगी कार्टर भी होती है और वो उससे कहती है कोई है जो हमारी इसमें मदद कर सकता है, जो कि हार्वर्ड स्टार्क होता है और वो उन्हें अपने प्लेन से ले जाता है। और पैगी स्टीव को ट्रांसपोंडर देती है जिससे पैगी उसे बाद में ढूंढ सके। फिर वे हाइड्रा के इलाके में पहुंच जाते हैं जहां स्टीव नीचे चला जाता है और पैगी ये भी वहां से वापस चले जाते हैं। फिर हम रेड स्कल और जोला को देखते हैं जिन्होंने की बहुत सारे हथियार बना लिए होते हैं और हाइड्रा के सिपाही उन सिपाहियों को एक जगह बंद कर देते हैं। फिर हम स्टीव को देखते हैं जो कि उनके बेस में जाने के लिए ट्रक के अंदर चला जाता है, जिसके अंदर 2 सिपाही होते हैं जिन्हें की वो बाहर कर देता है। फिर वे ट्रक अंदर चले जाते हैं जहाँ से स्टीव भी अंदर चला जाता है और उनके सामने आने वाले सिपाहियों को खत्म करता हुआ उन कैदियों के पास पहुंच जाता है और उन सभी को आजाद करा देता है। फिर उनसे बकी के बारे में पूछता है तो वे बताते हैं फैक्ट्री में एक और अलग कमरा है जिसमें से कोई वापस नहीं आया। तो स्टीव उन्हें वहाँ से निकलने का रास्ता बताकर बकी को बचाने के लिए चला जाता है और वे लोग बाहर निकलकर हाइड्रा के सैनिकों को मारते हैं। फिर वे उनकी गन्स ले लेते हैं और टैंक्स पर भी कब्जा कर लेते हैं, जिन्हें की रेड स्कल और जोला भी देख लेते हैं, जहाँ रेड स्कल स्टीव को लड़ते हुए देखता है। फिर वो उस जगह को खत्म करने के लिए टाइमर स्टार्ट कर देता है और जोला के पूछने पर बताता है हमारी फौज उनके बराबर की नहीं है। फिर रेड स्कल वहाँ से टेजरेक्ट को ले लेता है और जोला भी सामान पैक करके जाने लगता है, जिसे कि स्टीव देख लेता है और वो उसका पीछा करता हुआ जाता है तो उसे वहाँ बकी मिल जाता है जो कि अपने पूरे होश में नहीं होता और वो स्टीव को ऐसे देखकर हैरान होता है। फिर स्टीव वहाँ उनका मैप देखता है और बकी को लेकर जाने लगता है। दूसरी ओर वे लोग भी टैंकों को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, जिनके जाने के बाद वो टाइम पूरा हो जाता है और वहाँ सब कुछ तबाह होने लग जाता है। स्टीव बकी को ले जा रहा होता है जहाँ उसके सामने रेड स्कल आ जाता है और स्टीव से कहता है आखिर डॉक्टर स्काई ने कामयाबी हासिल कर ली। फिर रेड स्कल और स्टीव आपस में लड़ने लगते हैं जहाँ जोला उनकी जगह को दूर कर देता है। तो रेड स्कल स्टीव से कहता है स्किन ने तुमसे कितना भी झूठ कहा हो पर उसकी सबसे बड़ी कामयाबी मैं हूँ। फिर अपना मास्क हटाकर कहता है हम इंसानियत को पीछे छोड़ चुके हैं। जिसके बाद रेड स्कल जोला के साथ वहाँ से चला आता है और स्टीव देखता है कि वहाँ नीचे धमाका होने लगता है तो वो बकी को अपने साथ ले आता है। फिर रेड स्कल अपने प्लेन से वहाँ से चला आता है और जोला को अपनी गाड़ी दे देता है, जिससे जोला भी वहाँ से चला आता है। इसके बाद हम स्टीव इनको देखते हैं जहाँ वो बकी को आगे भेजता है, जिससे बकी दूसरी ओर पहुँच जाता है लेकिन वो लोहा नीचे गिर जाता है। फिर स्टीव उसे जाने की कहता है लेकिन बकी उसे छोड़कर नहीं जाता, तो स्टीव भी उसकी ओर जंप लगा देता है। फिर हम कर्नल को देखते हैं जिसे कि अब सब कुछ पता होता है और अब स्टीव को गए हुए 3 दिन हो चुके होते हैं। इसके लिए कर्नल पैगी को डांटता है तो पैगी कहती है हमें इसका कोई अफसोस नहीं, ना ही रॉजर्स को है। और कर्नल इनको लग रहा होता है कि वे मर चुके हैं। फिर कर्नल कहता है ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें प्यार हो गया था, जिस पर पैगी कहते हैं बात प्यार की नहीं भरोसे की है। तभी वे वहाँ के लोगों को एक तरफ जाते हुए देखते हैं और वहाँ वे जाकर देखते हैं तो स्टीव बकी वे सभी लोग आ जाते हैं। तो कर्नल को भी स्टीव पर भरोसा हो जाता है और पैगी के पूछने पर स्टीव बताता है उसका ट्रांसमीटर टूट गया था, इसी वजह से उन्हें यहाँ तक आने में 3 दिन लग गए। फिर वे सभी स्टीव को कैप्टन अमेरिका बुलाते हैं और उसके लिए तालियां बजाते हैं। इसके बाद स्टीव फौज में शामिल हो जाता है और उसने वहाँ हाइड्रा के अड्डे देखे थे उन्हें बता देता है। तो कर्नल स्टीव से पूछता है क्या तुम इस नक्शे के जरिए हाइड्रा को मिटा सकते हो, जिस पर स्टीव वहाँ करता है और कहता है मुझे एक टीम चाहिए। इसके लिए स्टीव उन्हीं लोगों के पास जाता है जिन्हें कि उसने छुड़ाया था। तो वे सभी सोल्जर्स भी स्टीव का साथ देने के लिए मान जाते हैं और इसमें स्टीव बकी को भी साथ ले लेता है। जिसके बाद वे दोनों जा रहे होते हैं तभी वहाँ एजेंट कार्टर आती है और स्टीव को बताती है कि स्टार्क के इक्विपमेंट चेक करने के लिए कल जाना है। और बकी स्टीव की तरफ से पूछता है क्या आपको म्यूजिक पसंद है, जिस पर पैगी स्टीव से कहती है हो सकता है मैं सबके बाद डांस करने के लिए
ले जाऊं, क्योंकि अंदर ही अंदर स्टीव और पैगी एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके अगले दिन स्टीव स्टार्क के पास जाता है, जहाँ वो उसका इंतजार करने के लिए बैठ जाता है, जहाँ वो लड़की स्टीव की खबर पढ़ रही होती है और उससे कहती है तुमने 400 लोगों को बचाया है। और स्टीव के पास आकर कहते तुम एक हीरो हो। फिर वो स्टीव को साइड में ले जाकर उससे किस करने लग जाती है, जिन्हें की पैगी आकर देख लेती है और उससे कहते तुम्हें हावर्ड स्टार्क ने बुलाया है। तो स्टीव उसे समझाने लगता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। फिर स्टीव उससे कहता है तुम्हारे स्टार्क के बीच में भी कुछ हो सकता है, तुम लोग साथ कॉफी पीने जाते हो। जिस पर स्टार्क उसे समझाता है कि साथ कॉफी पीने का मतलब वो नहीं होता। और फिर स्टार्क उसे अपनी बनाई हुई चीजों को दिखाने लग जाता है, जिसमें उसकी शील्ड्स भी होती है। और स्टीव उनको लेने की जगह नीचे रखी हुई शील्ड को ले लेता है। तो हावर्ड उसे बताता है कि ये बहुत ही मजबूत मेटल से बनी हुई है और ये मेटल उतना ही है जितना तुम्हारे हाथ में है। तभी वहाँ पैगी आती है, जिसे कि वो अपनी शील्ड को दिखाता है। तो पैगी शील्ड पर गोलियां मारती है और उसे कहती है काफी मजबूत है। फिर स्टीव अपने सूट और शील्ड को बनवा लेता है और अपने साथियों के साथ हाइड्रा के अड्डे पर हमला करने के लिए जाता है। फिर वो अपने साथियों के साथ ऐसे ही कई सारे हाइड्रा के अड्डों पर जाता है और कर्नल पैगी ये उनकी वीडियो देख रहे होते हैं, जिसमें स्टीव के पास पैगी की फोटो होती है, जिसे देखकर पैगी भी मन ही मन खुश होती है। और कैप्टन अपने साथियों के साथ हाइड्रा के अड्डों को खत्म कर रहा होता है, जिससे रेड स्कल बहुत ही गुस्सा होता है और जोला से कहता है तुम उसे मार नहीं पा रहे। फिर हम स्टीव इनको देखते हैं, जो कि एक बर्फीले इलाके में होते हैं, जिन्हें की खबर मिली होती है कि जोला ट्रेन में है और वो उस ट्रेन में कुछ चीजों को ले जा रहा है। फिर वहाँ ट्रेन आ गई होती है, तो स्टीव ये सब रस्सियों से उस ट्रेन के ऊपर चले जाते हैं, जहाँ से स्टीव बकी के साथ एक डब्बे में चला जाता है। और स्टीव आगे के डब्बे में जाता है तो उनके बीच का दरवाजा बंद हो जाता है, जहाँ उन दोनों के पास हाइड्रा के आदमी आ जाते हैं और जोला स्टीव इनको उनसे रोकने को कहता है, जहाँ बकी अपनी गन से हाइड्रा के एजेंटों से लड़ रहा होता है। दूसरी ओर स्टीव उस आदमी को खत्म कर देता है और फिर बकी की मदद करने के लिए चला आता है, जहाँ स्टीव आखिरी बचे एजेंट को भी खत्म कर देता है। इसके बाद वे खड़े होते हैं, तभी उनके पीछे हाइड्रा का एक सिपाही आकर उन पर हमला कर देता है, जिससे कि बकी वहाँ बने होल से बाहर चला जाता है। तो कैप्टन उस सिपाही को मारकर बकी को बचाने के लिए जाता है, लेकिन बकी वहाँ से खाई में गिर जाता है और कैप्टन के साथ ही जोला को पकड़ लेते हैं और उसे एक जगह रखे होते हैं, जहाँ कर्नल उसके पास आता है और जोला को पेपर देता है, जिसमें लिखा होता है जोला ने हमारी मदद करी, इसलिए वे उसे वापस स्विट्जरलैंड के हवाले कर रहे हैं। और कर्नल कहता है मैंने आज सुबह ये संदेश भेज दिया। फिर उससे कहता है मैं तुम्हें मारना चाहता है, तुम उसके बारे में दूसरों से ज्यादा जानते हो और वो आखिरी इंसान जो तुमने हमसे छीना वो कैप्टन रॉजर्स का दोस्त था, इसलिए ज्यादा उम्मीद मत रखना। तो जोला उससे कहता है स्मिथ समझता है कि उसके पास देवताओं की पावर है और बताता है उसका निशाना हर जगह पर है। फिर हम रेड स्कल को देखते हैं, जिसने एक शिप बना ली होती है और अपने सैनिकों से कहता है कल हाइड्रा इस दुनिया पर राज करेगा, जिस पर वे सभी हाइड्रा की जय बोलते हैं। फिर हम पैगी को देखते हैं, जो स्टीव के पास जाती है, जहाँ वो बहुत ही उदास बैठा होता है और स्टीव उसे बताता है कि उसे श्रम की वजह से नशा नहीं होता। तो पैगी उससे कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम जो कर सकते थे तुमने किया। और कहते क्या तुम्हें अपने दोस्त पर भरोसा था, उसे जो तुम्हारे लिए ठीक लगा उसने वही किया। जिस पर स्टीव कहता है वो स्मिथ को छोड़ेगा नहीं और जब तक नहीं रुकेगा तब तक हाइड्रा पकड़ा या मारा नहीं जाता। फिर कर्नल ये स्मिथ के बारे में बता रहे होते हैं और हावर्ड स्टार्क बताता है अगर स्मिथ अटलांटिक पार कर गया तो वो वहाँ सब कुछ तबाह कर देगा। फिर कर्नल उन्हें बताता है हमारे पास उसे रोकने के लिए 24 घंटों से भी कम का टाइम है और उन्हें हाइड्रा का अड्डा बता देता है। तो स्टीव कहता है हम वहाँ उसे रोकने के लिए जाएंगे और फिर स्टीव अपनी बाइक लेकर हाइड्रा के अड्डे की ओर निकल जाता है, जहाँ वो उनके टैंक को फोड़कर अंदर चला आता है और फिर वहाँ हाइड्रा के सिपाहियों से लड़ना शुरू कर देता है। पर कुछ देर बाद वहाँ बहुत सारे हाइड्रा के सिपाही आकर उसे घेर लेते हैं और उसे पकड़कर रेड स्कल के पास ले जाते हैं, जहाँ रेड स्कल कहता है स्काइन को मेरी काबिलियत से तकलीफ थी, उसने वो सब तुम्हें दे दिया, तुम्हें क्या खास बात थी। जिस पर स्टीव कहता है कुछ नहीं। तो रेड स्कल उस पर अपना गुस्सा निकालता है और उसे मारने लगता है। तभी वो देखता है कि कैप्टन के साथ ही आ जाते हैं और स्टीव भी खुद को छुड़ा लेता है। तो रेड स्कल वहाँ से भागने लग जाता है, जिसका कि कैप्टन भी पीछा कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि पैगी कर्नल ये भी सैनिकों के साथ जंगल से हमला कर देते हैं, जहाँ से कर्नल ये भी अंदर पहुँच जाते हैं और रेड स्कल भाग रहा होता है। तो स्टीव दरवाजे में शील्ड को फंसा देता है, पर उसके सामने आग से हमला करता हुआ हाइड्रा का सिपाही आ जाता है, जिसे कि पैगी आकर खत्म कर देती है। तो स्टीव पैगी के पास से रेड स्कल को पकड़ने के लिए चला आता है। फिर हम रेड स्कल को देखते हैं, जो कि अपनी शिप में चला जाता है, जहाँ वो उसी में टेजरेक्ट को रख देता है। फिर उसे स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगता है, जिसका कि स्टीव वहाँ आकर उसका पीछा करता है, पर वो बहुत तेज होता है। तभी कर्नल पैगी एक कार लेकर आ जाते हैं, जिससे वे रेड स्कल के जहाज तक पहुँच जाते हैं और स्टीव उसमें जाने लगता है। तो पैगी उसे किस करती है। फिर स्टीव उस शिप के टायर पे लटक जाता है, जिससे वो उसके अंदर चला जाता है और वो शिप अब बाहर आकर उड़ रही होती है। फिर स्टीव अंदर देखता है कि उसके अंदर छोटे छोटे प्लेन होते हैं, जहाँ उनमें जाने के लिए हाइड्रा के सिपाही आ जाते हैं, जिन्हें कि स्टीव रोकने लग जाता है। पर उनमें से आखिरी बचा सैनिक प्लेन को बाहर ले जाता है, जिस प्लेन के ऊपर स्टीव और हाइड्रा का सिपाही लड़ रहा होता है, जहाँ वो हाइड्रा
हाइड्रा का सिपाही पंखड़ियों में चला जाता है। इसके बाद स्टीव हाइड्रा के दूसरे आदमी को भी हटाकर शिप में वापस आ जाता है, जहाँ से वो शिप के कंट्रोल के पास चला जाता है और देख ही रहा होता है। तभी रेड स्कल उस पर पीछे से हमला करता है, तो स्टीव रेड स्कल से लड़ना शुरू कर देता है, जहाँ वो उससे लड़ते हुए रेड स्कल को शिप के कंट्रोल के ऊपर पटक देता है, जिससे वो शिप तेजी से नीचे जाने लगती है। तो रेड स्कल कंट्रोल के पास पहुंचकर उसे ऑटो कर देता है। फिर कैप्टन पर गन से हमला करते हुए कहता है, कोई मुल्क के कोई झंडा नहीं रहेगा, मैंने भविष्य देखा है। जिस पर स्टीव कहता है, वो मेरा भविष्य नहीं है, और रेड स्कल पर अपनी शील्ड से हमला करता है, जहाँ रखा टेजरेक्ट बाहर आ जाता है, जिसे कि रेड स्कल उठाता है। तो उसकी पावर से उसे अंतरिक्ष दिखने लगता है और वो टेजरेक्ट की वजह से वहाँ से स्पेस में चला जाता है, पर टेजरेक्ट वहीं रह जाता है, जहाँ से वो जहाज से नीचे पानी में गिर जाता है। फिर स्टीव शिप को देखता है, जो कि न्यूयॉर्क की ओर जा रहा होता है। तो स्टीव हाइड्रा के बेस पर पैगी इनसे बात करता है और वो बताता है कि वो उस शिप में है, जो कि तेजी से न्यूयॉर्क की ओर जा रही है। ये नीचे लैंड नहीं होगा, मुझे इसे क्रैश कराना होगा। तो पैगी स्टार्क से बात कराने की कहती है, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता, और फिर स्टीव उस प्लेन को नीचे ले जाने लगता है। तो जाते हुए स्टीव पैगी से कहता है, तुम्हें अपना डांस का वादा याद है? जिस पर पैगी इमोशनल होते हुए कहती है, हाँ, एक हफ्ते बाद। फिर और कुछ बताने लगती है, तभी स्टीव की शिप टकरा जाती है, जो कि बर्फ पर होती है, और वो पिघलकर नीचे चली जाती है। फिर हम हावर्ड स्टार्क को देखते हैं, जिसे कि टेजरेक्ट मिल जाता है, और वो स्टीव को ढूंढने के लिए आगे चलने की कहता है। तो उन्हें वहाँ वो शिप नहीं मिलती, पर फिर भी स्टार्क उन्हें ढूंढने को कहता है। फिर हम पैगी को देखते हैं, जिसे कि कर्नल स्टीव की फाइल देता है, जिसमें कि पैगी स्टीव की पुरानी फोटो देखती है। इसके आखिर में हम स्टीव को देखते हैं, जिसके पास एक नर्स आती है और रेडियो में मैच चल रहा होता है। स्टीव उससे पूछता है, तो वो बताती है, तुम न्यूयॉर्क के अस्पताल में हो। तो स्टीव कहता है, ये मैच 1941 में खेला गया था, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं वहाँ था। तभी वो लड़की वहाँ गार्ड्स को बुला लेती है, जिनसे कि स्टीव बचकर बाहर आ जाता है, और वो शहर को देखकर हैरान होता है, क्योंकि ये न्यूयॉर्क शहर ही होता है, जहाँ स्टीव के पास निक फ्यूरी आता है और स्टीव को बताता है, तुम 70 साल से होश में नहीं थे, जिससे स्टीव काफी हैरान होता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।